नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं आज के 11 जनवरी 2023 के डेली फैक्ट्स के बारे में। और इस वीडियो में हम डेली फैक्ट्स के साथ में डिस्कस करते हैं जीके के कुछ फैक्ट जो उससे संबंधित राजधानी हो सकती है, मुद्रा, नदी, पार्क या मानचित्र हो सकते हैं, राष्ट्राध्यक्ष, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सीमाएँ, इतिहास, कुछ भी हो सकता है। तो जीके के जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे हम डेली फैक्ट के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 26वें युवा राष्ट्रीय महोत्सव जो है ये कहाँ उद्घाटन किया जाएगा इसका? तो ये किया जाएगा हुबली में, जो पड़ता है कर्नाटक में। और ये 26वां है और ये मनाया जाएगा 12 जनवरी को मनाया जाएगा। ये जो स्वामी विवेकानंद का क्या है, जन्म दिवस है। ठीक है, तो 12 जनवरी को मनाया जाएगा और ये स्वामी विवेकानंद की जयंती है। और इस चीज़ को हम उनके आदर्शों, शिक्षाओं और योगदान को सम्मान देने के लिए हम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में उनके जन्म को मनाते हैं। इससे होता क्या है कि देश के प्रतिभावान युवाओं को राष्ट्र निर्माण की ओर प्रेरित करने के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर रखने के लिए योग्य बनाया जाता है। और इस वर्ष का जो थीम है राष्ट्रीय युवा महोत्सव का, वह है विकसित युवा विकसित भारत। ये इसका थीम है दोस्तों। इसका थीम आपको याद रखना है। और 26वां है, ये 12 जनवरी को मनाया जाएगा, आपको याद रखना है ये चीज़। और जो विकसित हुआ विकसित भारत, इसका जो थीम है आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पे बात आती है स्वामी विवेकानंद की, तो थोड़ा बहुत उनके बारे में जान लेते हैं। ये है स्वामी विवेकानंद की फ़ोटो। और ये जो हमारा विकसित युवा और विकसित भारत थीम के साथ में 26वां राष्ट्रीय युवा फेस्टिवल मनाया जा रहा है। तो इसके जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो एक वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली अध्यात्म गुरु थे। और जिनका वास्तविक नाम था वो नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। और इनका जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है जीके में, ये जो विश्व की एक धर्म सभा हुई थी उसमें उन्होंने भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। और ये जो सम्मेलन है ये हुआ था शिकागो में 1893 में। तो शिकागो में 1893, ये आपको डेट याद रखनी है कि यहाँ पर विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। जन्म की तारीख की बात करें तो 12 जनवरी 1863 कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। और जिनकी मृत्यु है वो 4 जुलाई 1902 बेलूर मठ, हावड़ा में हुई थी। इन्होंने कुछ संगठन की स्थापना भी करी है, जिसमें रामकृष्ण मिशन है, अद्वैत आश्रम है और रामकृष्ण है, और विवेकानंदा कॉलेज भी है साथ में इनके। तो ये इन्होंने स्थापना करी है। इतना इनके बारे में एग्जाम की दृष्टि से बहुत कुछ है। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 14वां विश्व मसाला कांग्रेस WSC का संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये है आपका क्वेश्चन। तो कहाँ होगा? तो ये होगा आपका मुंबई में, जो पड़ता है महाराष्ट्र में। और ये 16 से 18 फरवरी के बीच आयोजित होगा। ठीक है, और ये G20 देशों के साथ भारतीय मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के अवसर पैदा करेगा, जो इसका एक उद्देश्य है। और पूरी दुनिया में भारत को मसाला का कटोरा कहा जाता है। और भारत देश में जो मसाला बोर्ड है उसके सचिव हैं श्री साथियान। तो ये 14वां विश्व मसाला कांग्रेस है और ये मुंबई में होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका WSC के बारे में। और ये है महाराष्ट्र, क्योंकि ये होगा मुंबई में। तो महाराष्ट्र के बारे में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की जो स्थापना है वो 1 मई 1960 को हुई थी। मुख्यमंत्री यहाँ पे एकनाथ शिंदे हैं। राजधानी यहाँ की मुंबई है। और भारत की आर्थिक राजधानी भी मुंबई को बोला जाता है। क्या बोलते हैं? आर्थिक राजधानी। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि आर्थिक राजधानी हमारी मुंबई है। और जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं यहाँ के, वो है भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। और इस चीज़ जो महाराष्ट्र स्टेट को इतिहास में देवगिरी के नाम से जाना जाता था पहले। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो पड़ोसी राज्यों में गोवा है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। ये इसके जो स्टेट हैं वो पड़ते हैं। यहाँ पे ये है महाराष्ट्र, यहाँ पे ये है आपका महाराष्ट्र। और इसके साइड में ये हो गया आपका मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, और यहाँ पे गोवा हो गया। और उसके बाद ये आपका जो बेंगलुरु का एरिया, ये कर्नाटक हो गया यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे ये तेलंगाना भी है और छत्तीसगढ़ का पार्ट भी यहाँ से लगता है इसमें। ठीक है, ये MP का हो गया और इधर से ये गुजरात है। तो ये उसके हो गए इसके
चारों ओर के राज्य जो 1 2 3 4 5 6 6 राज्यों से ये मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया महाराष्ट्र के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, नैनो क्रिस्टलाइन कोटिंग्स क्या है? ये है जो नैनो क्रिस्टलाइन कोटिंग्स की जो बात करते हैं, कोटिंग्स की बात करें तो ये क्या है, जैसे संक्षारण जो होता है, जिसे हम कहते हैं जंग लगना, जो जंग लगती है तो जंग को हिंदी में बोलते हैं संक्षारण, और ये जो संक्षारण है यही इसको कोटिंग भी बोलते हैं। जो संक्षारण आपका है इसे इंग्लिश में कोरोजन बोला जाता है। ये संक्षारण प्रतिरोधी निकिल मिश्र धातु की परत चढ़ाने को कोटिंग्स की नई तकनीकी बोला जाता है। इसको मतलब जो कोई भी जंग पड़ता था कहीं भी किसी चीज़ पे, तो उसको बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए किसी न किसी चीज़ की पेंटिंग करनी पड़ती थी। तो वो जो पेंटिंग होती थी वो होती थी क्रोमो पेंटिंग, क्रोमो प्लेटिंग होती थी या कोटिंग होती थी, उसका ये नाम होता है। तो वो थी हमारी ज़्यादा मतलब विषाक्त थी। जैसे ये आपका जो पहले जो किसी भी संक्षारण या जंग को रोकने के लिए जो पेंटिंग किया जाता था वो होती थी क्रोमो प्लेटिंग कोटिंग। ठीक है, क्रोमो कोटिंग बोलिए या क्रोमो प्लेटिंग बोलिए। तो इसमें धातु की जो कोई भी वस्तु है उसके ऊपर क्रोमियम की एक पतली परत को इलेक्ट्रोप्लेटेड करने की एक तकनीक है। अगर हम क्रोमो प्लेटिंग की बात करते हैं तो क्रोमो प्लेटिंग जो है वो क्या होता था कि क्रोमियम की एक पतली सी परत धातु के ऊपर चढ़ाई जाती थी। जैसे कि आप इस पिक में ये देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल है, तो इसके ऊपर जो भी ये परत चढ़ी हुई है कि जंग ना लगे, तो ये क्या है, क्रोमियम की एक पतली परत है जो इलेक्ट्रोप्लेटेड तकनीकी से लगाई गई है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो है चीज़ ये होती है इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा घातक। ठीक है, पर्यावरण को नुकसान पड़ता है। तो वैज्ञानिकों ने इसके अपोजिट में इसको एक और जो तकनीकी खोजी है उसका नाम है नैनो क्रिस्टलाइन कोटिंग या नैनो क्रिस्टलाइन प्लेटिंग। अब इससे क्या होगा कि ये जो है इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छी है, इससे इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। तो ये है, और इसमें क्या होता है कि जितने आपके परमिसिबल एक्सपोजर चीज़ें होती हैं कि जितना केमिकल इसमें जोड़ा जाए, जिसको हम बोलते हैं PEL बोलते हैं, तो वो भी एक मानक के अनुसार इसमें है, जो जिससे पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक होगी नैनो क्रिस्टलाइन कोटिंग। और आप समझ में आपको आ गया होगा कि जो अब तक जो जंग को रोकने के लिए क्रोम प्लेटिंग या कोटिंग जिसे हम बोलते थे, उसमें क्रोमियम की एक परत चढ़ी होती थी जिसको इलेक्ट्रोप्लेटेड तकनीकी से चढ़ाया जाता था। तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हानिकारक थी। अब उसके अपोजिट में अभी वैज्ञानिकों ने नैनो क्रिस्टलाइन कोटिंग्स का इजाद किया है, को खोजा है। अब उससे क्या होगा कि आपका जो संक्षारण है, कोरोजन है, वो भी रुकेगा और जो पर्यावरण के लिए कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो क्रोमो प्लेटिंग को ख़त्म करके अब नैनो क्रिस्टलाइन कोटिंग पे काम किया जा रहा है, जो ये आपको दिखाता है कि ये नैनो क्रिस्टलाइन कोटिंग है। अब इसमें क्या है कि जो वैज्ञानिकों ने नोवेल नैनो स्ट्रक्चर्ड निकेल ऑलिव जो एलॉय कोटिंग्स है उसका डिपोजिशन किया है, ठीक है, अपनी लैब में। और ये प्रक्रिया क्या होती है कि इसमें जो प्लस्ड करंट इलेक्ट्रोप्लेटिंग है उससे जो प्लस्ड करंट इलेक्ट्रोप्लेटिंग है उसका उपयोग करके इसको लगाया जाता है, और ये इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छी है। ज़्यादा समझ में ना आया हो तो आप ये समझिए कि जो अब तक कोटिंग होती थी उसके अपोजिट में एक नैनो क्रिस्टलाइन कोटिंग इजाद हुई है, का आविष्कार हुआ है, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में लॉन्च किए गए आमंत्रण पोर्टल का उद्देश्य क्या है? अब इसका जो उद्देश्य है वो है आमंत्रण प्रबंधन। अभी जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा उसके लिए जो निमंत्रण भेजने का एक ऑनलाइन पोर्टल जो है ओपन किया गया है, जिसका नाम रखा गया है आमंत्रण पोर्टल। ये क्या हुआ कि ये ई-गवर्नेंस के पहल के हिस्से के रूप में है, और इसमें ऑनलाइन आमंत्रण जो है आप मतलब भेज सकते हैं ये। और आमंत्रण पोर्टल का उपयोग गणमान्य व्यक्तियों, अतिथियों को ई निमंत्रण देने, मतलब आपको नेट के ऊपर जो निमंत्रण भेजने के लिए, और गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को देखने के लिए आम जनता को टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए किया जा सकता है। ये है आपका आमंत्रण पोर्टल के बारे में। ठीक है, तो आप टिकट भी यहाँ से खरीद सकते हैं और यहाँ से गवर्नमेंट जिसको चाहे उसको निमंत्रण भी भेज सकती है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। दीपोर बील वेटलैंड कहाँ स्थित है? तो दीपोर बील वेटलैंड ये स्थित है असम में, जो हमारा असम राज्य है, असम में स्थित है दीपोर बील वेटलैंड। अब इसकी हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि अभी हुई है पक्षियों की जनगणना
जो पक्षों की गणना हुई है वह भी यहाँ पे पक्षों की गणना हुई है। और इसके हिसाब से कि जो 2022 में पक्षियों की गणना हुई थी तो उसमें 66 या 66 प्रजातियाँ थी और 10,289 पक्षी थे वहाँ पे। और जो अब गणना हुई है उसमें 96 प्रजातियाँ हैं और 26,747 पक्षी जो है काउंटिंग में पाए गए हैं। और ये जो है साइट दीपोर बील वेटलैंड, ये रामसर की साइट है, रामसर साइट में आती है। और रामसर साइट का दर्जा जो मिला था इसे 2002 में मिला हुआ था। ठीक है, तो ये है कि ये फरवरी 2022 के बाद ये दूसरी बार यहाँ पे काउंटिंग की गई है पक्षियों की। अब पक्षियों की जो हम संख्या काउंट क्यों करते हैं, पक्षियों की जो संख्या है वो हम काउंट करते हैं प्रजातियों को विविधता और प्रजातियों की कुल संख्या में वृद्धि कितनी हुई है ये जानने के लिए कि पक्षियों में अभी कितनी और जो प्रजातियां हैं वो पैदा हुई हैं या आई हैं। अभी कितने लोग पिछली बार कितने थे और अब कितने हैं, तो कितनी वृद्धि हुई ये जानने के लिए हम पक्षियों की जनगणना करते हैं। अब बात करते हैं असम में। तो असम में 7 जो आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं और 17 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। ये असम के बारे में। अब ये दीपोर बील वेटलैंड है जहाँ पे पक्षियों की जनगणना हुई है। तो अब ये असम में है, तो आप जान लेते हैं असम के बारे में। ये है आपका असम। तो असम की जो स्थापना है वो हुई थी 26 जनवरी 1950 को। ये भारत का हिस्सा बन गया था। राजधानी इसकी दिसपुर है और मुख्यमंत्री यहाँ के हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं। और यहाँ पे जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी हैं। और असम के पुराने नाम की बात करें तो जो कामरूप इनका पुराना नाम था असम का। और उसके पड़ोसी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है। और देश की बात करें तो भूटान आएगा और बांग्लादेश भूटान आएगा। बांग्लादेश और भूटान ये 2 देश मिलते हैं, मतलब ये राष्ट्रीय सीमाएं होंगी। और असम से वेस्ट बंगाल सहित जो राज्य हैं वेस्ट बंगाल और मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो 1 2 3 4 5 6 7 राज्यों से मिलती है और 2 देशों से मिलती है इसकी सीमा। असम में जो 7 राष्ट्रीय पार्क हैं वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कोकराझार में है और देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान जरूरी होते याद करने के लिए कि क्वेश्चन आ जाता है कि ये उद्यान किस राज्य से संबंधित है। तो इसके लिए एक साथ में अगर पढ़ते चलेंगे बार बार तो आपको इसके पड़ोसी राज्य और बहुत कुछ सारे फैक्ट क्लियर होते चलेंगे आपके। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, किस बैंक ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जिसे SGB बोला जाता है जारी करने के लिए सांकेतिक कैलेंडर की घोषणा की है। मतलब ऐसा कौन सा बैंक है जिसने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने की डेट बता दी है। तो वो है अपना बैंक, केंद्रीय बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने कुछ बॉन्ड बनाए हैं जो जारी करने की तारीख उन्होंने रखी है। अब ये क्या है, ये 16 करोड़ के जो है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेंगे जो जनवरी और फरवरी में इशू कर देंगे ये। अब ये हुए क्यों किए जा रहे हैं, तो ये ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए ये बॉन्ड जारी किए जाते हैं। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए धनराशि उठाने में मदद करेगा। तो जो भी इससे पैसा आएगा उनसे ग्रीन जो चीज़ें हैं, पार्क या हो या ह्यूमंस पे हो या अपने देश में जितनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड है या जो चीज़ें हैं कि मनुष्य के लिए काफ़ी अच्छी बने, तो उन चीज़ों पे खर्च किया जाएगा। इससे जो पैसा आएगा वो, ठीक है। तो इन बॉन्ड्स को अब ये 2 चरण में होगा, ठीक है, 2 चरण में होगा। जनवरी में करीब 8,000 करोड़ का होगा जनवरी में और फरवरी में भी होगा 8,000 करोड़ का, जिसमें जो फर्स्ट 8,000 में से जो 4,000 रुपये होंगे, जो 4,000 करोड़ रुपये होगा वो उसके जो है 5 साल के लिए बॉन्ड बिकेंगे। और जो दूसरा 4,000 होगा वो होगा 10 साल के लिए। तो ऐसे ही 5 साल के 10 साल के लिए दोनों 4 बार 2 चरण में 4 बार जो है इसके बॉन्ड दिए जाएंगे। तो ये है कि इससे क्या होगा कि इन बॉन्ड से जो प्राप्त धनराशि को सार्वजनिक क्षेत्र के उन प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा जिससे इकोनॉमी की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद मिलेगी। ये होता है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो RBI के द्वारा जारी किया जाएगा जनवरी और फरवरी में। वो होगा 16,000 करोड़ का, 2 चरण में होगा, 8,000 और 8,000 का।
जनवरी में होगा 8,000 का और फरवरी में होगा 8,000 का। तो 5 और 10 साल के लिए होंगे और जिससे सार्वजनिक क्षेत्र में लगाया जाएगा जो भी इनसे पैसा आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहाँ पर जय हिंद नया प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम लाइट एंड शो का शुभारंभ किया? तो ये हुआ लाल किला नई दिल्ली पर। 10 जनवरी 2023 को ये लाल किले पर अपने गृह मंत्री के द्वारा ये आयोजित हुआ था। और ये है क्या, ये 1 घंटे की नाट्य प्रस्तुति है, ठीक है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बताया जाएगा, नाटक दिखाए जाएंगे। और 17वीं शताब्दी से अब तक भारत के इतिहास एवं बहादुरी की गणनाओं की नाट्य प्रस्तुति होगी इसमें। मराठों के उदय, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, आज़ाद हिंद फौज के उद्भव और उसके मुकदमों सहित आज़ादी की लड़ाई से जुड़े भारतीय इतिहास के प्रमुख घटनाक्रमों को दिखाया जाएगा। इसमें और चीज़ें क्या होंगी, प्रोजेक्शन मैपिंग होगी, जीवंत गतिविधियों वाली फिल्में होंगी, प्रकाश और ध्वनि होगी, अभिनेता अभिनेत्रियों, नर्तकों और कठपुतलियों के कार्यक्रम भी यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो ये होगा 10 जनवरी को, सॉरी कल ही हो गया 10 जनवरी को, और इसका शुभारंभ हुआ है लाल किले में नई दिल्ली में। और जय हिंद नया प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम, ये इसका पहला नाम था। और लाइट एंड साउंड शो, ये अभी नया नाम इसको दिया गया है, इतना आपको ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है, 100 दिवसीय उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान का क्या उद्देश्य है? तो जो उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान है, इसका उद्देश्य है जो राज्य के शहरी क्षेत्र हैं उनको वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करना। मतलब ये है कि इन शहरों में जो शहरी सुविधाएं होती हैं उसमें वायु गुणवत्ता, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के साथ साथ उचित कचरा निपटान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राज्य के सभी 762 नगरीय निकायों में इनका विकास होगा। इस वैश्विक आयोजन में सरकार ब्रांड यूपी भी पेश करेगी। प्रदेश के जो आगरा है, वाराणसी है, ग्रेटर नोएडा है, लखनऊ है, इन जिलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और यहाँ के अन्य यूपी के अन्य अभियान भी हैं, जैसे स्वच्छ ढाबा अभियान, बहुत गंदे होते हैं उनके सफाई के लिए जागरूकता होगी। और स्वच्छ विरासत अभियान है, इसके बारे में अन्य जो कार्यक्रम भी किए जाएंगे। जो उत्तर प्रदेश का ग्लोबल सिटी अभियान है, इसका उद्देश्य हो गया शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जाएगा जो 100 दिन का होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। याद रखना कि ये क्या है, विश्व हिंदी दिवस है जो मनाया जाएगा 10 जनवरी को। और ऐसे ही जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस वो मनाया जाएगा 14 सितंबर को। तो दोनों की जो तारीख है, डेट है, वो आपको याद रखनी है। जो विश्व हिंदी दिवस है वो, अब बात है कि जो विश्व हिंदी दिवस है वो क्यों मनाया जाता है, यह हिंदी दिवस मनाया क्यों जाता है? इसका मतलब ये हुआ कि इसका उद्देश्य है हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। और 10 जनवरी 1975 को जो प्रथम विश्व था वो नागपुर में आयोजित किया गया था, जिसकी वजह से उसको यादगार बनाने के 10 जनवरी को मनाते हैं। और पहली बार ये जो दिवस मनाया गया था वो 2006 में मनाने की शुरुआत हुई थी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस को। और ये पहली जो आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसमें पहली बार हिंदी बोली गई थी 1949 में, तो उसको भी याद करके ये मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। और इसमें 14 सितंबर 1949 में भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा भी दिया गया था। 8वीं अनुसूची में शामिल है ये, और अनुच्छेद इसके लिए 351 है संविधान का, और हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश से संबंधित है। तो ये आपका हो गया विश्व हिंदी दिवस के बारे में जो 10 जनवरी को मनाया जाएगा। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, किस राज्य वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? किस राज्य में वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो ये आपका स्थित है केरल में। अब जो वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य है वो हिस्सा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1973 में। अब इस रिजर्व के भीतर कई और पार्क हैं, मुदमिलाई वन्यजीव पार्क, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क, नागरहोल, मुक्ति राष्ट्रीय। बांदीपुर से भूल जाना कि कर्नाटक में भी पड़ता है, ठीक है, तो कर्नाटक थोड़ा सा कर्नाटक में हिस्सा आता है, बांदीपुर का थोड़ा सा केरल में आता है। तो इसके अन्य पार्क हो गए। और जो वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य है, अब ये कर्नाटक का जो नागरहोल है और बांदीपुर है इसको भी शेयर करता है, और तमिलनाडु का जो मुदुमलाई है वो भी शेयर करता है। मतलब ये बांदीपुर हो गया, नागरहोल हो गया और
आपका हो गया मुदमलाई। ये 3 ऐसे हैं जो अलग अलग राज्यों में पड़ते हैं और ये अलग अलग राज्यों में अपनी सीमाएँ बनाते हैं। अब इस की बात करें तो ये काबिनी नदी पर बनाया गया जो कावेरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये जो रिजर्व पड़ता है उस रिजर्व से काबिनी नदी निकली हुई है जो आगे चल के कावेरी नदी में मिल जाती है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 10 का वायनाड वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। अब यहाँ पे नाम आया है केरल का। अब जान लेते हैं केरल के बारे में। केरल जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, और केरल की जो सीमा है वो कर्नाटक और तमिलनाडु से मिलती है, मतलब जो इसकी सीमा है उधर 2 राज्यों से ही मिलती है। तो ये हो गया केरल के बारे में। और आगे वीडियो में कोई आपको नई चीज़ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।